अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम। सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये, देखो नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। ये कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में, जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधर ने, और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूं आरजे सनी। दोस्तों, आज का विषय है बहुत ही खास, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और आपको बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाने वाले हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, इसके बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। इस विषय पर आपको तमाम सारी जानकारियां देने के लिए हमने एक एकेडमिक और रिसर्चर साइंटिस्ट को आमंत्रित किया है। इस वक्त इस विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं BS सत्यनारायणा जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार सनी जी, हमारे इस मौका देने के लिए। और श्रोताओं, आपको बताना चाहूँगा BS सत्यनारायणा जी के बारे में कि वो फाउंडर और वाइस चांसलर ऑफ CV रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर हैं, और काफ़ी इन्होंने रिसर्च की है और नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी रिसर्च की है, और कई सारे शोध जो अभी हाल फिलहाल में चल रहे हैं और आगे आने वाले समय में वो शायद प्रकाशित होंगे। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आपने काफ़ी रिसर्च की है। तो नैनो टेक्नोलॉजी का नाम हम सुनते रहते हैं और बहुत टाइम से हम नैनो टेक्नोलॉजी का नाम सुन रहे हैं, और सिलेबस में भी आ चुका है, स्टूडेंट्स उस पर स्टडी करते हैं। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी एक आम लोगों को अगर हम समझाएं तो क्या है ये नैनो टेक्नोलॉजी, और कैसे हम इसे समझ सकते हैं, और क्या आगे चल करके इसके लाभ हो सकते हैं? तो इसे बहुत ही सरल तरह से कहना है तो ऐसे तो हम नैनो टेक्नोलॉजी पुराने जमानों से जानते थे, मतलब प्रयोग भी कर रहे हैं। जैसे अब सबको पता है, अब मिठाई के ऊपर एक छोटा सा एक लेयर, पतला सा फिल्म, एल्युमिनियम या सिल्वर फिल्म लगा देते थे। जी। तो दैट वाज वो जो उसकी पतलाई इतना था कि 1 मिलीमीटर से कम मतलब 1000 से 10,000 गुना वो पतला होता था। 1 मिलीमीटर से 10,000 गुना पतला। जी। अब वो दैट इज अ थिन फिल्म, मतलब पतली फिल्म। प्रौद्योगिकी कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी या जो मर्जी कर लो, एक पतली सी फिल्म वो लग जाए तो वो उसका वो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी ऑफ दी सिल्वर और एल्युमिनियम, उसके वजह से क्या होता था कि वो मतलब मिठाई खराब नहीं होता था। जी। तो और जैसे काजल, मतलब सब लोग जानते हैं, वो काजल के हमारे प्रयोग आंख में लगाना या मतलब और चीजों बहुत सालों से चल रहा है। दैट वाज नैनो टेक्नोलॉजी और एक्चुअली ग्रोइंग कार्बन नैनो ट्यूब और फुलरिन का टेक्निक था। अब लेकिन हमने आइडेंटिफाई नहीं किया कि उस काजल के अंदर क्या था, लेकिन हम हजारों जमाना से काजल लगाते आ रहे हैं कि भाई वो आंख के लिए अच्छा है। तो मतलब द नैनो मटेरियल दैट वी यूज, तो इट हैज हाइड्रोफोबिक फीचर है। तो ये मतलब क्या है कि उसके पास कोई पानी आने नहीं देगा, पानी नहीं आएगा तो मतलब उसमें कोई क्या कहते हैं धूल या कुछ भी आके चिपकेगा नहीं। तो मतलब वैसे भी इट आल्सो हैज सम अदर एंटी फंगल बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज कि भाई इट कीप्स माय आई नीट एंड क्लीन जी एंड सेफ। हाइड्रोफोबिक नेचर से लेके मतलब पानी को अंदर पास ना आने दे, उसके बाद जब पानी नहीं आएगा, पानी के ऊपर आके कोई भी मतलब धूल या डस्ट जमेगा तो उसमें एक तो डस्ट अपने आंख से बचा दिया और बाकी मेडिसिनल इफेक्ट भी है। तो वैसे
बहुत सारे चीजें, जब कोई भी सामग्री वो मतलब परमाणु और अणु से बनते हैं जी, ठीक है। तो ये परमाणु और अणु से लेके वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, पहले जमाने में हम जमीन से इन साधनों को निकालते थे, जमीन से निकाल के फिर उसके मतलब हम वी वर मेकिंग प्रोडक्ट्स आउट ऑफ देम। ये जैसा है ना कि एक बड़ा से पत्थर को लेके उसमें हम मूर्ति बनाते थे जी जी, तो उसे तोड़ तोड़ के वैसे द सेम प्रोसेस वाज बीइंग यूज्ड व्हेन वी टुक ये जैसे ना मटेरियल सामग्री हमने मतलब जमीन से निकाले, माइनिंग से उसको फिर प्यूरिफाई किए, उसको क्रिस्टलाइन ग्रोथ बनाए, या उसको पहले ही क्रिस्टल एकदम एक अच्छा आकार था, स्ट्रक्चर्ड आकार, उसे थोड़ा थोड़ा से तोड़ के हमें जो मर्जी चाहिए हम अलग अलग चीजें मतलब हो सकता है उस पत्थर से मतलब हमने बेलन भी बना दिए, पत्थर से भगवान की मूर्ति भी बना दी, पत्थर से चक्की भी बना दी, जो मर्जी बना दी जी जी। अब क्या नैनो टेक्नोलॉजी की ये विशेषता ये है कि हम अब पत्थर को नहीं ढूंढ रहे जी, हम कैसे अणु या परमाणु को लेके उनको एक से एक हम कंप्यूटेशन में पहले ही डिजाइन कर सकते हैं। ये दो अणु आसपास में मिले तो इसकी क्या हो सकता है जी। ये परमाणुओं को हमने आसपास में ले आए और उनको मिले, वो 50 परमाणु मिलेंगे तो क्या होगा, या 50 अणु मिलेंगे तो क्या होगा, 100 मिलेगा तो क्या होगा, 1000, तो हर चीज ऐसे जब इनके और 50 के 1000 साथ में रखे हो तो क्या होगा, ऐसे चीजें सिमुलेट भी कर सकते हैं। और आज इतने टेक्नोलॉजी मतलब प्रोसेस टेक्नोलॉजी हमारे मतलब क्या कहते हैं प्रक्रिया इतना तरक्की हो गई कि हम कंट्रोल एक एक अणु परमाणु और एक एक लेयर एटॉमिक लेयर मतलब परमाणु की लेयर लेवल पे कंट्रोल करके हम मटेरियल बना सकते हैं। यानी कि ये तोड़ कर नहीं जोड़ करके बनाने का, ये जैसे ईंटों को जोड़ के मैं मकान बनाऊं या मतलब वो घोंसला छोटा सा भी मतलब एक घोंसला हो, क्या कहते हैं झोपड़ी हो, या मतलब ताजमहल या 15 या 50 मंजिल के मकान हो, ईंटों को मिला के मैं कुछ भी बना सकता हूँ। जी जी। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी ये चीज है कि अब हम बड़े बड़े पत्थर को लेके छोटे छोटे आकार के चीजें नहीं बना रहे, हम अणु और परमाणु को कंट्रोल करके एक एक लेयर एटॉमिक लेवल में हम जो मर्जी वो बना सकते हैं। और जैसे हमने पहले कहा था वातावरण की प्रदूषण, अब मान लीजिए हमें पता है भाई एल्युमिनियम से कुछ प्रदूषण हो रहा है, मतलब आयरन से कुछ प्रदूषण हो रहा है, जिंक से कुछ हो रहा है, निकल से, तो उसके जगह पे हो सकता है हम सारे तो कार्बन से बने हुए हैं, ऑल ऑफ अस आर मेड ऑफ कार्बन जी, ठीक है, और ऑफ कोर्स वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो क्या नहीं अब कार्बन से लेके मैं ऐसे बना दूं ताकि वो बिगड़ भी जाए तो जमीन में मिट्टी में जम जाएगा जी, और लेकिन वो ठीक होगा तो वो मतलब स्टील के इक्विवेलेंट बनेगा, या वो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन का चालन ऐसे हो जाए कि मतलब वो एकदम कॉपर से भी ज्यादा मतलब कि ताम्र में सबसे टिपिकली हमारी वायर ताम्र का या एल्युमिनियम का बनता है, तो उससे भी ज्यादा तेजी से चले। और वो भी वहां पहले जब हम 2 मिलीमीटर के वायर लगाते थे, आज मुझे 2 मिलीमीटर का नहीं चाहिए, सिर्फ मतलब 200 नैनोमीटर की एक लेयर थिन फिल्म बना दो, उसमें उतना ही ईंधन चले। तो उसमें क्या है कि जहां हमें 1 वाट का पावर चाहिए था, आज हम उसी काम को 1 मिलीवाट में कर सकते हैं, तो ऊर्जा की उपयोग कम हो जाएगा जी। तो इसी के तो नैनो टेक्नोलॉजी आज ये है कि अणु और परमाणु को अपने वश पर रखकर उसे जैसे मर्जी वैसे नए साधन संसाधन मटेरियल पहले डेवलप करे, उस मटेरियल से सेंसर हो, डिवाइस हो, प्रोडक्ट हो डेवलप करे कोई भी स्केल में उस टेक्नोलॉजी को। एंड ऑल दिस कॉल्स फॉर इनोवेशन और इन्वेंशन जी। तो ये हम एक जमाने में जब विदेश वाले इवन वो पत्थर देवर इन स्टोन एज मतलब क्योंकि वो तो अभी एकदम स्टोन एज में थे, हमारे 2000-5000 साल पहले भी है मटेरियल साइंस, हमारे रसायन शास्त्र और केमिकल इंजीनियरिंग इतने आगे था कि आज भी लोग मतलब हमारे दिल्ली की आयरन पिलर जो है कुतुब मीनार के पास देख के हैरान हो जाते हैं। हमें इतने सारे हमने मंदिरों बना दिए इतने ग्रेट, और पंचलोह हमने आइडेंटिफाई किया कि हजारों साल हो गए कुछ नहीं मंदिर में हो, वैसे के वैसे रहते हैं। बट हमने हमारी जो संस्कृति और हमारी जो ध्यान था कहीं छोड़ दिए।
जी। अब हम इसी चीज को विदेश में से ले आ रहे हैं वापस, क्योंकि हमने अपनी पढ़ाई बढ़ाई। हमें तो दोनों चाहिए, आज की आविष्कार कहीं भी हो उसे भी पढ़े, और हमारा जो पुराना से था चल के आ रहा था उसे हम तो उसे एकदम ही छोड़ दिए। वो तो सारे मर के, बहुत सारे कौशल वाले कारीगर आज रहे ही नहीं। तो मुश्किल से कहीं रह भी है तो 8-10 है, तो कोई उनको जानते नहीं। तो उनका क्या टेक्नोलॉजी था, कुछ तो ट्रेडिशनल नॉलेज में, जैसे रिकवर भी गवर्नमेंट एक पूरा एक संशोधन करके लाखों नॉलेज को रिकवर कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि वी हैव टू लिव विद द करंट, और मास स्केल प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, तो वो इनोवेशन फिर भी होना चाहिए। इसीलिए अब क्या है कि नैनो टेक्नोलॉजी वो साधन है जिसमें हम कम से कम क्या कहे मटेरियल्स यूज करें, जहां भी चाहे सामग्री, कम ऊर्जा यूज करें, वातावरण प्रदूषण ना हो, और जैसे मर्जी वैसे उसकी मतलब हर किस्म की आविष्कार इन एन एनवायरमेंट फ्री करने का एक मौका देने वाला टेक्नोलॉजी है जी। और इसीलिए एंड ये ऐसा है कि थोड़ा सोचेंगे तो हमें बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं, अपने पास जो भी है इसी को यूज करके इसके आधार पर ही हम बना सकते हैं। तो मेरा जो रिसर्च है पिछले 10-15 पहले वैसे पिछले 35 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। पहले मुझे मौका मिला नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में दुनिया में सबसे अच्छा सोलर सेल ग्लास के ऊपर बनाने का जी। In 1987-88 we made world's highest current density solar cell नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली में। तो मुझे भी उधर काम करने का मौका मिला हमारे साइंटिस्टों, मतलब बड़े-बड़े साइंटिस्टों के साथ, और वहीं पे हम उस लैब ने साथ में हमारे जैसे सैटेलाइट उपग्रह है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उनके लिए उन्होंने ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी मतलब ग्लास में क्या क्या कर सकते हैं, सेंसर्स, इंस्ट्रूमेंटेशन डेवलप किए थे लैब में। तो हर्ट्रॉन ने उसके लिए बड़ा टेक्नोलॉजी बनाने के फैसिलिटी तो लगा के, लेकिन उसे टेक्नोलॉजी था नहीं। तो हमको मौका मिला कि ये एनपीएल का लैब टेक्नोलॉजी को लेके अंबाला चंडीगढ़ में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर डिफेंस, फॉर मतलब उपग्रह में लगने वाले सेंसर से लेके टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के तक में कैसे आविष्कार और नवीन मतलब इनोवेशन आ सके करने का मौका मिला हर्ट्रॉन में। तो हमने वो किए, तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसी टाइम पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इंडिया में पहले बार एक यूनिवर्सिटी में VLSI के डिजाइन से लेके इंटीग्रेटेड सर्किट फैब्रिकेशन करने तक का प्रोग्राम चालू हुआ। तो उधर मुझे मौका मिला वो प्रोग्राम सेट करके उन दिनों में 1991 मतलब 1991-92 के उस साल में वी हैड क्रिएटेड अ कंप्लीट फैसिलिटी कि बच्चा उधर काम करते हुए इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन से लेके सर्किट तक बना के मेजर भी कर सकता था। मतलब वो ऑफ कोर्स द टेक्नोलॉजी वाज 100 माइक्रोन टेक्नोलॉजी, लेकिन 100 माइक्रोन तो कम से कम वो उन दिनों में कर सकता था। आई एम वेरी हैप्पी टू से जो बच्चे उन दिनों में 91, 92, 93 में पढ़े, आज दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी में ग्लोबल लीडर है। तो हम लेकिन बाद में वो सारे चले गए, हम सिर्फ सिमुलेशन में आगे हाथ से काम करना है। मतलब जैसे मैंने कहा ना, कौशलता और ज्ञान का दोनों का सम्मेलन होना है, तभी मतलब आविष्कार हो सकते हैं। सिर्फ ज्ञान हो और कौशलता ना हो तो हम तो हर कौशलता के काम को सोचते हैं कि ये तो भाई ये तो कोई टेक्नीशियन का काम है। जी जी ये क्योंकि हम उसकी जो सम्मान देना है हम दे नहीं रहे थे। आज इसी के लिए गवर्नमेंट मतलब इतने सारे मतलब स्किल के ऊपर जोर दे रहे हैं कि भाई स्किल टेक्नोलॉजी स्किल होना चाहिए, स्किल के साथ नॉलेज, और ये अलग अलग होंगे तब भी फायदा नहीं। तो मैं कहता हूँ वो कोई भी अलग अलग नहीं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह में ये सब एक साथ होना चाहिए जी, तभी हो सकता है। तो वो एनीवे, इसलिए जब मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ये सब किया तो मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मौका मिला कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में काम करने के लिए। तो मैंने एनपीएल का जो पीएचडी कर दिया था उसे कैंसिल करके दोबारा कैम्ब्रिज में पीएचडी किया। कैम्ब्रिज में पहले बार इन ए टेक्नोलॉजी कॉल्ड वैक्यूम नैनो टेक्नोलॉजी। वैसे तो वैक्यूम माने तो सब लोग यही सोचेंगे शून्य स्थान, मतलब शून्य स्थान तो नहीं है, लेकिन जैसे आम वायु की दबाव है उससे 1 करोड़ या मतलब 10 करोड़ और कम दबाव हो जी, उस एरिया में काम करना है तो वो वैक्यूम टेक्नोलॉजी फॉर वैक्यूम नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाता है। तो उधर क्या था कि जो आम तरीकों में हम क्या बनते हैं तापयानिक क्या कहते हैं उत्सर्जन, मतलब थर्मियोनिक एमिशन
उससे हम इलेक्ट्रॉन निकालते थे, उसी से सारा हमारा पहले इलेक्ट्रॉनिक चल रहा था, बाद में सेमीकंडक्टर आ गए तो थोड़ा छोटा हो गए। लेकिन वही थर्मियोनिक एमिशन आज भी मतलब एक्सरे में यूज होता है, माइक्रोवेव टेराहर्ट्ज वेव में सब यूज होते हैं, बहुत सारे एडवांस मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज होते हैं जी। तो हमने एक टेक्नोलॉजी निकला कि जो मतलब, और इवन प्रोपल्शन, सैटेलाइट और रॉकेट प्रोपल्शन में वो यूज होता है जी। तो उसके जगह पे हमने ऐसे टेक्नोलॉजी निकले कि हम रूम टेम्परेचर में नैनो कार्बन बनाए जी। उस नैनो कार्बन क्लस्टर मतलब 100, 200, 500 आइटम कार्बन की मतलब जो क्या कहते हैं परमाणुओं को मिला के जी ऐसे क्लस्टर्स बनाए और उस क्लस्टर को एक थिन फिल्म, सिर्फ मतलब 100 नैनोमीटर की थिन फिल्म बनाए। अब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो ये जो क्लस्टर था ये एकदम समान में नहीं रहता है, क्लस्टर के ऊपर थोड़ा रफनेस आ जाता है जी। तो उस रफनेस में हम जब थोड़ा सा भी वोल्टेज लगाए, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, ऐसा होता है कि जहां हम पहले 1000 डिग्री में बड़े बड़े चेंबर में गर्म करते हुए वो तापयानिक उत्सर्जन होता था इलेक्ट्रॉन का, आज वो 1 वोल्ट में मतलब वैक्यूम, वही वैक्यूम मतलब क्या कहते हैं वायु दबाव जो आम है एटमॉस्फेयर हमारे, उससे 10 करोड़ या मतलब 1 करोड़ कम हो जाए छोटे से एनवायरनमेंट में तो इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बाहर निकल जाएगा जी जी। मतलब 1000 मतलब एक ऐसा है कि ना एक कमरे में जो कम कर रहे थे उसे मतलब कहते हैं मैं एक कप के अंदर काम कर सकता हूँ जी जी। दैट्स वैक्यूम नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स की वैक्यूम की फायदा लेके इलेक्ट्रॉन को कोई भी सामग्री से बाहर निकाल दें। अब जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है उसको हम ऊर्जा देके इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के उससे कुछ भी, वो एक फॉस्फर में स्ट्राइक करेगा तो लाइट आएगा जी जी। उसको और साथ घुमाएंगे तो वी कैन क्रिएट आई मीन माइक्रोवेव, टेराहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन वेव्स जनरेट कर सकते हैं जी। तो माइक्रोवेव के लिए भी हो सकता है, कम्युनिकेशन के लिए भी हो सकता है जी। तो मतलब बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज व्हाट वी डिड इन कैम्ब्रिज। तो उसके हिसाब से कोई जापानीज कंपनी को मैंने कुछ आइडिया बताया था तो उन्होंने बुलाया, हम जाके जापान में टेक्नोलॉजी सेट किए और उधर ये किए कि उनके जैसे तरकारी है ना, जो मतलब सब्जियां ग्रो करना है जी जी। तो हम तो वैसे ही बाहर ग्रो कर लेते हैं, उसमें धूल भी आ जाता है, वो छिड़काव करते हैं तो उसकी वजह से पोल्यूशन हो जाता है, जो भी रसायन हम डालते हैं उसके अच्छे मतलब ग्रोथ के लिए तो वो सब एकदम कवर्ड एनवायरनमेंट में जो 15 दिन में होता है रोशनी, क्योंकि गोभी हो, टमाटर हो, गाजर हो, मतलब रोशनी में से ग्रो होता है जी जी। दिन में तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि ऐसे लाइट लगाए ताकि वो 12 दिन में जो होना है वो 6 दिन में हो जाए और उसमें पूरा एक प्लास्टिक शीट में बंद कर देंगे, मतलब बड़ा सा टेंट जैसे, ताकि बाहर से कोई कीड़ा भी नहीं आए, प्रदूषण भी ना हो और एकदम साफ सुथरा, जो साइज चाहिए वो सब एक ही साइज के, एक ही शेप में, क्लीन, नीट, एनर्जेटिक, न्यूट्रिशन वैल्यू कंट्रोल ऐसे करना चाहते थे। तो वो पहले जब लाइट लगाते थे, कोई भी लाइट लगाए उसमें गर्मी उत्पन्न होता है। अब गर्मी उत्पन्न हो गया तो उसके लिए अब सब्जी ग्रो करने के लिए भी उनको एयर कंडीशनिंग लगाना पड़ गया था जी जी। तो ये टेक्नोलॉजी जो हमने किए अभी जो वैक्यूम नैनो इलेक्ट्रॉनिक, वही है कि ये एकदम कम तापमान मतलब दबाव के एरिया में इलेक्ट्रॉन की मतलब उत्सर्जन हम करते थे तो हम उसको एक फॉस्फर, जैसे हमारे पुराने जमाने में टीवी होते थे, टीवी में जब इलेक्ट्रॉन फॉस्फर को स्ट्राइक करता था तो हमें पिक्चर दिखता था जी जी। वही टेक्नोलॉजी, लेकिन उसे छोटा सा बल्ब बना दिए, वो बल्ब अभी भी एलईडी से कम ऊर्जा लेके चलता है जी। और जैसे तो पता है एक बार आप टीवी खरीद लिए 15-20 साल घर में चलेगा वो जी। तो ये एकदम कम ऊर्जा में चलता है और गर्म भी नहीं होता था क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन से हुआ, ना कि तापयानिक उत्सर्जन जी। तो ये टेक्नोलॉजी में हमने कुछ बल्ब बनाया था। अब क्या हुआ कि उनकी एयर कंडीशनिंग की जरूरत नहीं पड़ गई, तो वो उन दिनों में वैसे बल्ब के लिए 4000-5000 रुपए देने को तैयार थे क्योंकि उनके सरकारियां को मतलब उत्पन्न करने में उनके एकदम इलेक्ट्रिसिटी बिल कम से कम 0 हो जाता था जी एयर कंडीशनिंग का। तो दैट इज व्हाट, और वही टेक्नोलॉजी से हम एक्सरे सोर्स बना सकते हैं जो मैं पैकेट में रख सकता हूँ। उसी से हम नेक्स्ट जनरेशन टेराहर्ट्ज डिवाइसेस, मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब हाथ में लेके चलने जैसे सेफ इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं। डॉक्टर साहब समय काफी कम बचा हुआ है और चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये सारे चीजें जो भी कहे, आज भी हमारे प्रधान
वैज्ञानिक क्षेत्र के जो संस्थाएं हैं या मतलब पढ़ाई के वहां भी इन चीजों में अभी भी काम नहीं हो। लेकिन हमने पिछले मतलब 10 साल में ऐसे चीज, जैसे मैंने कहा ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्लास, पेपर, प्लास्टिक में सर्क्यूट्स बनके मैं यूज करके थ्रो कर सकता हूँ, प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग से लेके कर सकता हूँ, मीटर रोल, ये सब हमने इधर बना के दिखाया है इंडिया में एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में। तो बच्चों को मैं यही कहता हूँ, कोई भी नया आविष्कार जब बनता है तो उसको हमें फंडामेंटल समझना चाहिए, और फंडामेंटल से हमें कोई नया सब्जेक्ट जानने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने कहा, उनको गणित आता हो, उनको मतलब भौतिक शास्त्र है पता है, रसायन शास्त्र पता है, और बेसिक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल है तो वो भी जानते हैं, तो वो भी इन्हीं के मतलब एक्सटेंशन है, स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। तो इसको ठीक से समझ ले और उसके साथ काम करे, हाथ से एक्सपेरिमेंट। तो ये हर चीज हमें कहीं से विदेश से फ्यूचर जनरेशन टेक्नोलॉजी भी इंडिया में बन सकता है। हमने पिछले 10-12 साल जब से मैं जापान से वापस आया हूँ, ये है कि क्योंकि बड़े बड़े संस्थाएं भी ये काम कर नहीं रहे तो शायद इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैं कह रहा ना, इवन इंटीग्रेटेड सर्किट आज इंडिया में नहीं बनता है, लेकिन हमने दिखाया कि हमारे यहाँ भी मतलब ये नैनो मटेरियल से लेके वो आईसी तो नहीं बनेगा, लेकिन बहुत सारे सर्किट प्लास्टिक और पेपर में या कागज मतलब ग्लास में और शीट में बना सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अपने फंडामेंटल ढंग से समझो हर चीज को, साथ में एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लैब में काम करने की मौका है तो उसमें जरूर काम करके ज्ञान और कौशल्यता को मिलकर काम करोगे, और उसमें समझ जब आएगा या उसके जो भी उससे जो प्रश्न उठेंगे उस पर काम करेंगे, तो इंडिया में ही फ्यूचर जनरेशन स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी हम निकाल सकते हैं। आप लोग एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं और $1 बिलियन एंटरप्रेन्योर भी, और सब साथ के साथ ऐसे साधन मतलब उत्पादन कर सकते हैं जिससे हमारे आम आदमी, वो एग्रीकल्चर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मेडिकल टेक्नोलॉजी हो, कम्युनिकेशन हो, एनर्जी हो, आम आदमी भी उसकी प्रयोग कर सकते हैं इन एन अफोर्डेबल वे एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली वे। तो इसीलिए प्लीज स्टडी, मतलब अपने फंडामेंटल सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इनको ढंग से पढ़े, उसको समझे। कोई भी आप मतलब आप कंप्यूटर साइंस में काम करें, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करें, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में करें, इन सब मेडिकल डोमेन में, इस हर जगह में आप मल्टी डिसिप्लिनरिटी चाहिए कुछ भी करने के लिए। तो इसको समझ के काम करेंगे तो आप कोई भी आविष्कार इंडिया में ही कर सकते हैं, और बहुत ही कम, जैसे कहा ना, कहीं उधर से मतलब कोई इक्विपमेंट 10 करोड़ का आ रहा है तो हमने मतलब 50 लाख में बनाए। जो इक्विपमेंट 50 लाख में आ रहा है तो हमने अंबाला में उधर के 3 छोटे छोटे कंपनियों से लेके 2 लाख में हमने पहले बनाया। आज वो इक्विपमेंट वो छोटा कंपनी IIT, IISc, NIT और सारे यूनिवर्सिटी को बेच रहे हैं। तो हमें बहुत खुश है, कोई जानते नहीं हमने किया है करके, लेकिन हमें खुश है कि मतलब नेक्स्ट जनरेशन IoT सेंसर के लिए मेजर करने का इक्विपमेंट एक अंबाला की छोटा सा एक मतलब लघु उद्योग कार्य कंपनी बना रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे मौके हैं, क्योंकि हर चीज आप इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से लेके बनने वाला है। हर मतलब उत्पन्न जो भी प्रोडक्ट बनेगा, और उसके लिए हमें सिर्फ फंडामेंटल की ज्ञान चाहिए, और एक बार कुछ आइडिया समझ आ गया चीज कैसे कर रहे हैं तो उसकी नए आविष्कार भी हम कर सकते हैं। तो मौका इतना है कि वी कुड वन सेकंड, क्योंकि पिछले 2000 साल में मुश्किल से 250 साल हम दुनिया में पीछे रह गए, नहीं तो हम अव्वल नंबर में थे। वी वर मोर देन 25% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी फॉर ओवर मतलब पिछले मतलब 1800 साल तक, सिर्फ 200 साल हम थोड़ा पीछे रह गए। अब दोबारा हमारी मौका है कि इंडिया में एक भारत विश्व के सबसे अच्छा देश बन सके, मतलब उन्नत स्थान में पहुंचने वाला है, और वो तभी होगा जब आविष्कार होंगे। आविष्कार तब होगा जब हम जो भी पढ़ते हैं रटे रटाए नंबर के लिए ना पढ़े, समझ के पढ़े, और उसकी ये मत सोचे कि रट के नंबर ही लेना है या कंप्यूटर में सिर्फ प्रोग्राम करना है। कंप्यूटर भी भाषा जैसा एक साधन है प्रोग्रामिंग, लेकिन आपको फंडामेंटल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या इंजीनियरिंग जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, इन चीजों में भी ध्यान देना चाहिए, और इनको लेकर हाथ से काम करें ताकि आप इनोवेशन कर पाए, जो वाकई में मतलब सभी के पूरे देश को भी और सारे विश्व को उससे फायदा हो।
तो ऐसे मौका और 5-10 साल तक है, तो अभी हम उसे लेना चाहिए। अब छोड़ देंगे तो 10 साल बाद जैसे हम सेमीकंडक्टर में पीछे रह गए, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स में टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए, जैसे हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल, आज तो अभी चाइना हर चीज चाइना में बनता है, इंडिया में प्रॉपर वायर भी नहीं बनता है उसके लिए, तो पीछे रह गए। ऐसे मौका को अभी हम हाथ में ले लें तो हम दोबारा दुनिया के नंबर 1, जैसे 1800 साल तक हम आगे थे, अब दोबारा बनने का मौका है। लेकिन ये आज की युवा पीढ़ी के हाथ पर है। हम तो कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर निर्भर है कि ये कैसे मतलब पढ़ाई लिखाई में पहले ध्यान दें, उसे समझने की कोशिश करें और कौशलता और ज्ञान दोनों को मिलकर पढ़ें। और स्किल हैज टू बी एस्पिरेशनल, मतलब स्किल जो है इट कैन नॉट बी एनी मोर कैसे क्या छोटा मोटा नौकरी है, इसे कोई मतलब आकांक्षा बनना चाहिए स्किल भी, क्योंकि विदाउट द स्किल नॉलेज इज यूजलेस। मतलब चाणक्य ने पहले ही कह दिया था कि सिद्धिर भूषयति विद्या, मतलब कुछ भी पढ़े उसकी मतलब भूषण या क्राउनिंग, मतलब उसके एकदम किरीट लगने जैसा है जब उसमें सिद्धि भी हो, उसे हमें प्रयोग करने का ध्यान भी आना चाहिए। तो इसीलिए कौशलता और ज्ञान को मिलकर हमें साथ के लेकर चलना चाहिए, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम करते आ रहे हैं हमारे पिछले 2000 साल से। बस ये 300 साल में थोड़ा पीछे रह गए, क्योंकि हम किसी के दबाव में आ गए और अपने आप सोच नहीं पाए। अब तो मौका है कि रटे रटाए मतलब तोते जैसे पढ़ के नंबर लेने का पढ़ाई छोड़ दो, समझकर ज्ञान और कौशलता को मिलाकर आविष्कार करने वाले पढ़ाई के बारे में सोचो। तो हर आदमी इनोवेटर बन सकता है, एंटरप्रेन्योर बन सकता है, वो बिजनेस हो, टेक्नोलॉजी हो, प्रोडक्ट हो, स्काई इज द लिमिट। मतलब कुछ हमारी सोच को रोक सकता है तो वो सिर्फ हमारा सोच ही, कुछ रोक सकता है हमें तो हमारी सोच ही है, और कुछ नहीं रोक सकता, क्योंकि हम सब कुछ आज बटन लगाते हुए और कहीं भी कुछ भी आता है तो हमें वो इंफॉर्मेशन तो मिल जाता है जी। अब उससे आगे बढ़ने में तो बस हमारी सोच खुलना चाहिए, हम कुछ भी कर सकते हैं एंड सब कुछ इंडिया में रह के कर सकते हैं। और दोबारा जैसे कहा वी कैन बी वर्ल्ड लीडर्स, एंड उसको विज्ञान की भी बहुत जरूरी है। हो सके तो मैं कहता हूँ हमारे संस्कृत को भी साथ में पढ़ो, उसमें जो इसके हमारे मतलब ज्ञान था उसे भी समझने की कोशिश करो, ताकि नया आविष्कार, सस्टेनेबल आविष्कार, जो मतलब क्योंकि जैसे हमारे जो भी मंदिरें बने, लोहे बने, वो इतने साल हो गए खराब नहीं हुए, लेकिन आजकल मैं कुछ भी बनाता हूँ, इवन बेस्ट प्रोडक्ट भी लूं तो वो थोड़े साल में खराब हो जाता है। तो सस्टेनेबल वर्ल्ड, पूरे दुनिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। तो हम हमारे ज्ञान, पौराणिक ज्ञान और आज की ज्ञान दोनों को पढ़े, समझे और उनको लेके उस संगम में जो नया आविष्कार करेंगे, आई थिंक और 50 साल में वाकई में इंडिया दोबारा मतलब भारत एक विदेश में एकदम प्रसिद्ध देश हो जाएगा जी। और इसके लिए सबसे ज्यादा मौका बच्चों के पास है, तो उनको मतलब इस मौका को छोड़ना नहीं चाहिए। ढीला मत रहो, भेड़ चाल में ना जाओ, अपने जो भी इच्छा है उसमें मतलब एक्सेल करने की कोशिश करना है, मतलब श्रेष्ठ आने में कोशिश करना चाहिए जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आपने इतना समय निकाला और आपने इतनी सारी बातें की इनोवेशन के बारे में, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 से जुड़ने के लिए। मेरा भी धन्यवाद है आपको कि मुझे यहाँ आकर मेरा जो भी मतलब एक्सपीरियंस पिछले 35 साल तक आप सबके साथ बांटने की मौका देने के लिए थैंक यू जी। तो फिलहाल आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों, fmbhiwadi@gmail.com पर। और अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, तो चलिए मैं ले रहा हूँ आप सभी से इजाज़त। मैं हूँ आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी। नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।